Welcome Siddharth, welcome Apurv. Let me first welcome you and thank you for coming on this platform. This recording I'm going to share with all the students over there. I'll put it on YouTube, and let me, before I come to you, let me tell Siddharth, you have just got selected in NTPC, and Apurv is, I think, undergoing his training in IOCL as of now. Yes. So over to you, Apurv, over to you first, because you have joined IOCL. So your little brief introduction, and then I come to Siddharth. Sure, sir. So thank you for this opportunity once again, and good evening first of all. Sir, I'll start from the beginning actually. So I belong from a small city called Mathura, and I've done my BTech from VIT University, Vellore, and in mechanical engineering, of course. And after that, I have also worked for 1 year in this private organization. I got campus placed in it, and but then of course मेरा एक aim था कि PSU में जाना है GATE के through, और शुरू से ही था, तो I was aimed for it, and in 2020 finally I scored good enough to get into IOCL. अपूर्व उससे पहले वाला थोड़ा सा जर्नी बताओ, कब स्टार्ट किया था और कब पहुंचे? ओके, तो सर एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा जो IIT में तो सिलेक्शन हो नहीं पाया था JEE के थ्रू, मतलब आफ्टर 12th फॉर बीटेक. तो उस समय एक ऐसा वॉइड सा था कि मतलब कुछ कर नहीं पाए लाइफ में, ऐसा करके, है ना. तो जब मैं फर्स्ट ईयर में आया कॉलेज में, तभी से मतलब थोड़ा थोड़ा करके रिसर्च करना स्टार्ट किया कि आगे क्या कर सकते हैं अच्छा करने के लिए लाइफ में. तो ऑप्शंस थे, मतलब जैसे आऊँगा मैं उस पार्ट पे भी, क्या क्या ऑप्शंस थे. तो मेरे को अपने लिए गेट अच्छा लगा, और PSU का लाइफस्टाइल एक्चुअली मुझे पता भी है क्योंकि मेरे फादर ऑलरेडी IOC में है, तो वहाँ से भी थोड़ा गाइडेंस मिला. एंड मैंने फिर फर्स्ट ईयर से जो एक बुक आती है मोटी सी, मैं एक्चुअली प्रोडक्ट उसका नाम भूल रहा हूँ, बट उसमें क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं और थोड़ी बहुत थ्योरी रहती है गेट से रिलेटेड, तो वो बुक खरीद ली. हालांकि पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, बट वो रखी रहती थी, तो याद रहता था कि भाई हाँ गेट का एग्जाम है फाइनल ईयर में. उसके बाद सर फोर्थ ईयर में एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे को लगा कि मैंने आखिर में मतलब कोचिंग कर रहा था मैं, वीकेंड कोचिंग, बट क्योंकि मेरा कॉलेज जो है वो थोड़ा सा छोटे स्मॉल टाउन में है. अच्छा कॉलेज है बट थोड़ा स्मॉल टाउन है, वेल्लोर, ठीक है ना. तो मैंने मतलब वीकेंड कोचिंग कर रहा था. वो लोग चेन्नई से आते थे और यहाँ पे हमारे कैंपस का एक क्लासरूम यूज करके हम लोग को पढ़ाते थे, बट वो इतना एफिशिएंट नहीं था क्योंकि कॉलेज में कुछ भी होता था फंक्शन, कुछ भी छोटे से छोटा फंक्शन, तो वो जिस बिल्डिंग में हम लोग की क्लासेस होती थी वो मेन बिल्डिंग था एक्चुअली, तो उसको बंद कर दिया जाता डेकोरेशन और VIP मूवमेंट के लिए, वो सब के लिए. तो हम लोग का सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स हो पाए थे, तो इट वाज नॉट वेरी यूजफुल, बट ठीक है, एक बेस तैयार हुआ था. एग्जाम भी दिया था 2018 में मैंने, तो आई गॉट अराउंड 16,000 कुछ रैंक आया था, 16,500. तो कुछ हुआ नहीं, और लेकिन मैंने फॉर्म्स उस समय भी भरे थे. मैंने किस्मत का कुछ पता नहीं पड़ता है कहीं लग जाएंगे तो इसलिए ठीक है. फिर 2019 के लिए क्या किया कि जैसे ही मेरा ये खत्म हुआ, 2018 में मेरा खत्म हो गया था बीटेक, तो उसके बाद मेरा जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ था वो मेरा हैदराबाद में हुआ था, और ये पता था कि हैदराबाद में हुआ है, एंड मेरा ज्वाइनिंग जो था वो दिसंबर में था. तो मेरे पास ये आपका मई से लेकर और दिसंबर तक का टाइम था. तो आई वेंट फॉर फुल, मतलब क्लासरूम कोचिंग गया मैं ACE इंजीनियरिंग अकेडमी है हैदराबाद में, वहाँ से मैंने कोचिंग किया फुल टाइम. तो मेरे नोट्स मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब डिटरमाइंड था मैं कि मतलब प्राइवेट में नहीं रुकना है भैया कुछ भी करके. तो नोट्स बिल्कुल मतलब प्रॉपरली बनाता था, बिल्कुल एक एक क्लास गया हूँ मैं. मुश्किल से मैंने 3 क्लासेस छोड़ी होंगी, वो भी सिर्फ इसलिए कि तबीयत खराब थी मेरी, है ना. कभी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, जुकाम हो गया, तो 3 क्लास छोड़ी है, मेरे को याद है. हाँ, तीन छोड़ी, उससे ज़्यादा नहीं छोड़ी. तो मतलब नोट्स एकदम प्रॉपर बनाए हैं, और वो नोट्स अभी भी रखे हैं मेरे पास, और बिल्कुल बाय हार्ट है मेरे को, मतलब पता है कि किस पेज पे क्या लिखा है, ठीक है ना. तो वो नोट्स बन गए. अब क्योंकि दिसंबर में मेरी ज्वाइनिंग थी, तो दिसंबर में ज्वाइन किया. अब प्राइवेट वाले हैं तो सैटरडे और संडे ऑफ मेरा ऑफिशियली आई थिंक मेरी आवाज आ रही है ना सर?
Yes, you got little disconnected. Continue. हाँ, तो फरवरी में एग्जाम हुआ, बट ठीक है, थोड़ा प्रिपेयर किया था, तो इसलिए रैंक काफी मतलब इम्प्रूव तो हुई, 9000 कुछ आई रैंक, बट उसमें भी कुछ नहीं होने वाला था 9000 में भी। ठीक है, फिर मेरे को लगा कि यार ये तो मतलब नहीं हो पाएगा, क्योंकि मतलब काफी ज्यादा हो रहा था प्राइवेट, मतलब इधर जो मैं काम कर रहा था यहाँ पे। देन मैंने रिजाइन कर दिया वहां से और कंप्लीटली फोकस रखा अपना गेट पे। तो मेरे नोट्स जो पहले थे वो नोट्स उठाए, और मेरे पापा ने बोला कि ठीक है तुम सेल्फ स्टडी कर लो, लेकिन वीकेंड कोचिंग भी ले ही लो। मतलब हैदराबाद में ही रह रहा था, और वीकेंड कोचिंग मैंने दोबारा से इसमें ज्वाइन कर लिया, ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे, और अगर मुझे कोई डाउट है तो टीचर्स कांटेक्ट में रहे मेरे, उसलिए। हालांकि वीकेंड कोचिंग में शुरू के 2-3 महीने गया था, उसके बाद मैं गया ही नहीं, मतलब ठीक है ना, बस टीचर्स से नंबर ले लिए थे, ताकि अगर मुझे पढ़ते समय कोई डाउट है तो मैं मिला के उनसे पूछ लूँ नंबर। तो वो था पार्ट। फिर हाँ, फिर मेरे को एक्चुअली सर मेरे को बीच में डेंगू हो गया आपस में। तो उस समय मैं बहुत घबरा गया था कि मतलब इतना नजदीक आ गया पेपर, क्योंकि काफी मतलब 1.5 महीना, मतलब डेंगू तो ठीक हो गया था, बट 1.5-2 महीना आगे मेरे को मतलब बहुत ज्यादा वीकनेस रहती थी, तो मेरे को बहुत डर लग रहा था। बट इस चक्कर में फिर मैं अराउंड नवंबर में घर आ गया था, लास्ट के 3 महीने में, जो कि मैंने प्लान भी कर रखा था, क्योंकि मैंने देखा है सर, ज्यादातर बच्चे बोलते हैं ना कि घर पे पढ़ाई नहीं होती है, बट मेरा ये मानना है कि मेरा एक छोटा भाई भी है सर, मैं बताऊं आपको, 10 साल का है वो भी। उस समय वो ऑफकोर्स और 8-9 साल का था, है ना, तो बहुत ही छोटा है वो, और पूरा मस्ती करता है घर में। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप अपना कमरा बंद करके बैठ गए अंदर से, और आप मतलब सीरियसली पढ़ रहे हो ना आप खुद से, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, है ना। और घर में सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सामान आपकी टेबल पे आता है, दूध से लेकर, नाश्ते से लेकर, खाने से लेकर, सब तक, सब कुछ। तो घर में किसी चीज की टेंशन नहीं, सिर्फ पढ़ाई करनी होती है। आपकी अलमारी होनी चाहिए बगल में, टेबल होनी चाहिए, और कंप्यूटर होना चाहिए, बस। और कंप्यूटर में भी क्या है कि जैसे कंप्यूटर खुला रहता है, तो क्या होता है कि कॉलेज में मेरे संग बहुत बार हुआ ये, कि कंप्यूटर खुला हुआ है ना, तो यूट्यूब चला लिया, सामने दिखा तो 10 मिनट बाद, तो मैं क्या करता था कि उसमें गेट कैलकुलेटर खोल के रखता था, और उसको डिस्कनेक्ट करके रखा, मतलब एक बार कनेक्ट किया, गेट कैलकुलेटर खोला, क्योंकि वो लोड होना होता है ना, मतलब, और फिर एक बार खुल गया तो डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि वो डिस्कनेक्ट करने के बाद कैलकुलेटर चलता रहता है, ठीक है ना। और फोन कर दिया साइलेंट में, क्योंकि घर पे है तो फोन की जरूरत नहीं है, भाई किसी रिश्तेदार का भी कॉल आएगा तो मम्मी पापा उठा देख लेंगे, ठीक है ना, और फ्रेंड का आएगा तो अगर जरूरत होगी तो तुम कॉल कर लोगे, नहीं तो उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर 3 महीने की बात थी सर, तो 3 महीने थोड़ा सा अपने को कंट्रोल करके रखा। फिर उसके बाद तो फरवरी में एग्जाम दिया, एंड मेरा 56 रैंक आ गया। उसके बाद तो आई वाज श्योर कि मतलब हो ही जाएगा, अब तो अब नहीं रुकने वाले, क्योंकि अब भी अगर रुक गए मतलब, तो फिर मुझे लगता है सर गेट देने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि 56 रैंक पे, मतलब मैं बताता हूँ क्यों ये बात बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ना कोरोना की वजह से एक तो चीजें स्ट्रेच आउट हो गई थी नवंबर तक, और सीट्स इतनी कम निकाली थी पीएसयूज ने कि मेरा बीआईएस में मेरे को कॉल नहीं आया। जनरल कैटेगरी है ना मेरा, तो 17 सीट्स थे, और उन्होंने क्या किया था, 18, 19, 20 तीनों साल के गेट के बेसिस पे बुलाया था, तो उसमें मेरे को कॉल ही नहीं आया। तो मेरा तो वैसे ही डिमोरलाइज हो गया कि 56 रैंक पे कॉल ही नहीं आ रहा है मुझे। उसके बाद फिर एनटीपीसी वालों ने, एनटीपीसी का आया है कॉल, बट क्योंकि कोरोना चल रहा था तो ऑनलाइन इंटरव्यू वगैरह हुए उसके, तो वैसे ही मतलब मैं अगर जैसे अगर मैं ऐसे किसी के संग फेस टू फेस बैठा हूँ तो बहुत बढ़िया कॉन्वर्सेशन कर सकता हूँ और इंटरव्यू बहुत स्मूथ जाएगा, ठीक है। बट ऑनलाइन में क्या है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी का चक्कर रहता है। अभी तो मैं कंपनी का लैन वायर यूज कर रहा हूँ, तो एकदम बढ़िया आ रहा है कनेक्टिविटी, बट वहां पे तो मेरा वो था, हॉटस्पॉट यूज करता था फोन का, ठीक है। तो बीच में मेरा बिगड़ा भी था थोड़ा सा, मेरा नहीं बिगड़ा था एक्चुअली, उनके एंड से बिगड़ा था, बट ठीक है, उस समय कौन जो उनको थोड़ी बोल सकते हो कि सर आपका बिगड़ रहा है कनेक्शन, प्लीज दोबारा बोलिए। और कितनी बार बोलोगे, एक बार बोल सकते हो, 2 बार बोल सकते हो, बार बार थोड़ी बोलोगे। तो एक वो इशू हुआ था, तो मैं बड़ा मतलब हुआ था मेरे संग, पता नहीं अनफॉर्चुनेटली हो गया, पर हुआ था। तो मेरा फर्स्ट लिस्ट में एनटीपीसी में आया ही नहीं नंबर, और आईओसी वाले फॉर्म वॉर्म भरवा के ये इंटरव्यू का डेट ही नहीं निकाल के दे रहे थे। तो 56 रैंक पे भी मुझे लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा एक टाइम पे कुछ,
ठीक है, तो फिर फाइनली 10th ऑफ डिसम्बर, हाँ 10th ऑफ डिसम्बर को मेरा, एक्चुअली मैंने एमटेक भी ज्वाइन किया था आईटी बॉम्बे में, तो 10th ऑफ डिसम्बर को मेरा डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन एक सब्जेक्ट है, उसका फाइनल प्रेजेंटेशन चल रहा था, एग्जाम्स वगैरह सब हो चुके थे, प्रोजेक्ट था हमारा छोटा माइनर प्रोजेक्ट, उसका प्रेजेंटेशन चल रहा था, एंड वो प्रेजेंटेशन जैसे ही खत्म हुआ, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एनटीपीसी सेइंग कि यू आर सेलेक्टेड। तो मैं थोड़ा रिलीव हो गया कि चलो हो गया एक जगह तो, है ना, और अच्छा कंपनी में हुआ है। फिर उसके बाद मैंने एमटेक मतलब कंप्लीटली छोड़ दिया, एंड आई स्टार्टेड पैकिंग माय थिंग्स फॉर जॉइनिंग एनटीपीसी। बट उसमें भी एक चक्कर ये हुआ कि बहुत ही मतलब अनफॉर्चुनेट कि ना, बीएआरसी का इंटरव्यू मेरा 28 दिसंबर को था, और मेरा ज्वाइनिंग जो आया एनटीपीसी का वो भी 28 दिसंबर को ही आया। तो मैं बीएआरसी का इंटरव्यू ही नहीं दे पाया। मतलब मेरे को लगता है सर कि मैं अगर इंटरव्यू देता ना तो मेरा 100% हो जाता बीएआरसी में, तो एटलीस्ट काफी प्रिपेयर कर रहा था मैं, क्योंकि 3-4 महीने से, गेट के बाद भी 3-4 महीने से प्रिपेयर कर रहा था, 5 सब्जेक्ट्स अपने पकड़ के जो रहते हैं, फ्लूइड्स, थर्मोडायनेमिक्स, एचएनटी, है ना, पर ठीक है, जो होना ओके ही रहता है। और उसके बाद फिर मैं जब एनटीपीसी के लिए जा रहा था, तो 26 दिसंबर को रात में मैं ट्रेन में था, क्योंकि 28 को ज्वाइन करना था मुझे, तो 27 को पहुंचने का था। 26 दिसंबर को रात में मुझे मेल आता है कि यू आर सेलेक्टेड फॉर आईओसीएल। तो 27 को मैं मॉर्निंग वहां पहुंचा, मेरा पोस्टिंग लोकेशन था विंध्याचल में, एनटीपीसी जो प्लांट है, और 27 को मॉर्निंग पहुंचा मैं, और वहां पे बस एक दिन रुका पूरा, एंड 28 मॉर्निंग 5 o'clock में वहां से निकल लिया वापस घर के लिए, सेम रूट। तो फिर उसके बाद फिर 28 जनवरी मेरा आईओसी में ज्वाइनिंग था, and then finally I'm here. So Apurv, you said 2018 में you got 16,000 rank. Yes sir. 19 में got 9,000 rank. Yes sir. And then 20 में got 56 rank. Yes. Right? And you could not get call from BAS, but ultimately got selected in NTPC and IUCL. Yes sir. Great. And now you are sitting in the guest house of IUCL, it looks like. Yeah, it is the guest house. Actually क्या है कि हम लोग का conference room वगैरह है नीचे, तो कुछ क्लासेस वगैरह होती है तो वी गो डाउनस्टेयर्स, एंड ये हम लोग का रूम दे रखे हैं। इट्स क्वाइट नाइस एक्चुअली, 5-star होटल जैसा लगता है सर हमको। बिल्कुल दिख ही रहा है, बिल्कुल 5-star होटल दिख रहा है। हां, गुड। सो दैट इज अ ग्रेट। टेल मी हाउ यू डिसाइडेड बिटवीन IUCL एंड NTPC? सर एक्चुअली मैं डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दूंगा इसका, बहुत ही फ्रैंक आंसर दूंगा, क्योंकि ना IUCL में सर इतना बड़ा कंपनी है, इतना ज्यादा डाइवर्स कंपनी है कि अगर मतलब जैसा कि सिद्धार्थ थोड़ी देर पहले हम लोग जब बात कर रहे थे तो सिद्धार्थ पूछ रहा था ना प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा सर, पहली बात तो आईओसी प्राइवेटाइज हो ही नहीं सकता, है ना। ऑयल हमारी कंट्री में डिफेंस तक को जाता है, और डिफेंस में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि अभी इतना टेक्नोलॉजी नहीं आया, तो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है हमारी कंट्री के लिए ऑयल, है ना, और इसको प्राइवेटाइज कर ही नहीं सकते। इंडियन ऑयल को प्राइवेटाइज कर दिया, बचेगा क्या देश में तेल के लिए, है ना। तो पहली बात तो प्राइवेटाइज नहीं होगा। दूसरा, अगर हो भी जाता है तो इतना ज्यादा डाइवर्स है कि आप यहाँ पे अगर 3-4 साल रुक गए आईओसी में तो इतना ज्यादा सीख जाते हो ना आप मैनेजमेंट स्किल्स। मैं यहाँ पे आके इंजीनियरिंग नहीं करने वाला, मुझे भी पता, थोड़ा बहुत सीखूंगा ताकि जो स्टाफ मेरे नीचे काम करेगा ना उसको कुछ प्रॉब्लम आता है तो मैं अपना जो बीटेक सीखा है वो स्किल यूज करके और थोड़ा बहुत जो मुझे यहाँ सिखाया जाएगा वो स्किल यूज उसको थोड़ा गाइड कर सकूं, बस। बाकी काम रहेगा मेरा मैनेजरल वर्क रहेगा, पूरा फाइल में सिग्नेचर करना, टेंडरिंग देखना, कॉन्ट्रैक्ट्स देखना और स्टाफ को कंट्रोल करना, बस ये काम रहेगा, ठीक है ना। तो और फिर अपना क्या बोलते हैं 4-5 साल बाद सर मैं एमबीए का प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे वही बोलना जो तुम बोलना चाहते हो, तुम्हारे सीनियर्स भी सुनेंगे इसको इंटरव्यू को। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। आईओसी तो खुद जो है 4-5 साल बाद जो है देती है हम लोग को पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी, और लर्निंग का बहुत ही अच्छा कल्चर है आईओसी में, मतलब बिल्कुल। और सर मैं बताऊं आपको, जैसे कुछ बच्चे हैं जिनका ईएस में सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए, तो बिल्कुल फ्रैंकली आईओसी सपोर्ट्स देम। अच्छा, मतलब बोलती है तुमको कुछ भी है तो तुम हमको बोलो, वी विल सपोर्ट यू, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर जैसे आप स्विच करके किसी दूसरे जगह जाना चाहते हो तो आपको परमिशन चाहिए होती है, तो बड़े आराम से देते हैं, बहुत ही फ्रेंडली नेचर के लोग हैं। और मतलब वर्क कल्चर तो मैं बताया ना सर, मेरे फादर आईओसी में है तो मैं तो बड़ा ही जो है ऑफिसर्स के बीच में हुआ हूँ,
तो मुझे पता है कि मतलब किस तरीके का कल्चर रहता है, एनवायरनमेट रहता है। तो So, मेरा how तो you are feeling now? सर अभी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक्चुअली आई एम पोस्टेड इन मुंबई, और मेरे जो फादर हैं वो पारादीप रिफाइनरी में पोस्टेड है ना। तो जब तक मेरा रिजल्ट आया था तब से लेकर जब तक मेरा ज्वाइनिंग के लिए मैं घर से निकला, तब से बोलते थे कि अब तो तुम आईओसी में आ गए हो, ऑफिसर हो गए हो। तो मतलब वो अंकल थे मेरे, बट अब वो मतलब सर मतलब समझ, आई कैंट एक्सप्लेन इट एक्चुअली, बट वो अच्छा फीलिंग था सर। मतलब मार्केट में कोई चलते मिल गया जो मतलब इतने दिनों से जानते थे, बट मतलब एक अंकल, और मतलब वो वाला रिलेशन रहता है ना। So was this effort worth it? यस सर, All 3 years डेफिनेटली of सर, effort? डेफिनेटली डेफिनेटली वर्थ इट सर। Hmm. आईओसी तो मतलब मेरे को लगता है मैकेनिकल इंजीनियर के लिए बेस्ट है सर। मैं आईईएस से भी ऊपर रखता हूँ इसको, क्योंकि आईईएस इतना टफ एग्जाम है ना। और Hmm. इतना टफ एग्जाम, अब पता नहीं दूसरे की प्रायोरिटीज और हो सकती हैं, लेकिन आप मतलब जो ओवरऑल मिलता है आईओसी में आपको, इंक्लूडिंग पे, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी, है ना, जॉब सिक्योरिटी। भाई गवर्नमेंट है तो जॉब सिक्योरिटी तो है ही, और मैं पहले भी बोल चुका प्राइवेटाइज नहीं होने वाला है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी तो मोदी जी करेंगे करेंगे ऑफकोर्स। है ना। तो Okay. ओवरऑल देखा जाए तो आईएससी से बेस्ट मुझे सर्विस नहीं लगती सर इंजीनियरिंग सेक्टर में अभी, इवन That's आईएएस को good. भी कंपेयर करो तो। Hmm. क्योंकि इतना मेहनत नहीं, करके आपको 56,000 का ग्रेड में जॉब मिलता है, पैसा नहीं मिलता सर। मतलब कितना सैलरी मिलता है हाथ में? अभी तो सर मेरी फर्स्ट सैलरी आएगी एक्चुअली कितनी 28 आती है? को। अब कितनी देखो आती है? सर, इफ यू कैन। नॉर्मली कितना मिलता है? तुम अपनी सैलरी में बताओ, मिलता है कितना है वैसे हाथ में? सर लास्ट ईयर तक तो 60,000 ग्रेड पे था। हम्म। तो मैं भैया से पूछा था, हमारे जो सीनियर है, मतलब वहीं रहते थे टाउनशिप में हमारे साथ, वो हम्म। बोल रहे थे कि 1 लाख तक आ जाता है हाथ में। क्या करोगे यार इतना पैसे का पूर्व? सर है प्लान्स आगे भी, जैसा आपने गुड। बोला था ना कि गवर्नमेंट जॉब में भी प्राइवेट की तरह काम करो और लगे रहो, तो कुछ ना कुछ आगे हो ही जाएगा। अच्छा, ग्रेट ग्रेट। नहीं, बहुत अच्छा है अपूर्व। आई कैन फील दैट सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड कंटेंटमेंट एंड हैप्पीनेस। ग्रेट। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। सो नाउ वी कम टू सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, सेम सिचुएशन, एक्सप्लेन। दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी है, यू जस्ट गॉट सिलेक्टेड, सो Yes, इट sir. रिफ्लेक्ट्स Yes, काइंड ऑफ एफर्ट यू हैव डन। yes, sir. सो गो Sir, अहेड। सर मेरी जर्नी शुरू होती है, मैं बेसिकली एक गंजाम डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। तब मेरी एडमिशन हो जाती है यहाँ पे भुवनेश्वर में, एक बीजेपी कॉलेज है, ये उड़ीसा का बेस्ट कॉलेज है, +2 आपका 12th के लिए। उससे मेरी जर्नी शुरू होती है। और उसके बाद मैं आईआईटी जेई, जैसे अपूर्व बोल रहा था कि वो कोशिश कर रहा था, आईआईटी जेई और जेई मेंस के लिए कोशिश किया। उसमें वही स्टोरी रहा जो अपूर्व का रहा, मतलब फिर से मतलब हार हो गई उधर। कोशिश किया, एक बार नहीं हुआ, फिर एक बार 1 साल का ड्रॉप ले लिया, काश हो जाए एनआईटी में भी हो जाए काश। मोटिव सर एनआईटी का नहीं था, मोटिव तो आईआईटी का ही था। एनआईटी के चक्कर में तो फंस गए हम, वो जो बोर्ड के 40% वाले रूल थे, तो बोर्ड हमारा थोड़ा खराब हो गया था। तो उसमें थोड़ा मार्क्स अच्छे नहीं आए बोर्ड्स में, तो वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर वही कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में, एक गवर्नमेंट कॉलेज है, स्टेट गवर्नमेंट का, उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट का है। तो मैं वहाँ पे एडमिशन लिया, और फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं बोलूँ तो सर मुझे बिल्कुल मन नहीं था कॉलेज जाने का। मैं मतलब कॉलेज जाना ही नहीं चाहता था। और मैं आपको बताऊं, 3 दिन बाद स्क्रा के नोटिफिकेशंस, आपके स्क्रा एग्जाम होते थे रेलवेज के, उसमें मुझे थोड़ी आस थी कि काश हो जाएगा एक और बार में। तो मैं उसके फॉर्म डालकर मैं प्रिपरेशन करना शुरू किया। तो पहला सेमेस्टर मेरा उधर ही निकल गया, और स्क्रा के एग्जाम्स मुझसे क्रैक फिर से नहीं हुए, क्योंकि मुश्किल है आपका पहला सेमेस्टर और दोनों को हैंडल करना। जनवरी में एग्जाम होना था पहले सेमेस्टर का, तो वो थोड़ा मुश्किल रह गया। उसके बाद सर सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर मैंने ऐसे ही मैं निकाल दिया कि जब कुछ करेंगे कुछ सोचेंगे। तो थर्ड सेमेस्टर में मैं अपने सीनियर से पता किया कि कर क्या सकते हैं, अब तो यहाँ पे प्लेसमेंट्स तो वहाँ से ले नहीं सकते। तो उसके बाद सर मैंने अपनी स्ट्रीम जो मैकेनिकल रखी हुई थी, उससे मुझे पता चला कि गेट एग्जाम अच्छा रहेगा, और उसके बाद ईएससी भी अच्छा रहेगा। मैंने प्राइमरी गोल गेट पे ही फोकस रखा, ईएससी पे भी फोकस
रखने की मेरी इच्छा थी बहुत, क्यों पर मैं वहां से थोड़ा डाइवर्ट हो गया, इसलिए कि दोनों में हाथ मारूंगा तो शायद इधर नहीं लगेगा उधर नहीं लगेगा, बीच में फंस जाऊंगा तो कहीं पे प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बार बस कहीं पे लैंड कर जाऊं, उसके बाद ये सी हो या वो कुछ हो, वहां से कोशिश कर लूंगा। तो 4th सेमेस्टर में सर मेरा मतलब प्लान फिक्स हुआ कि अब गेट करते हैं। और बेसिकली मैंने स्टडी तो पहले शुरू में ही अपने अपने खुद से खुद ब खुद शुरू की थी। पर 5th सेमेस्टर में मैंने वही एस इंजीनियरिंग एकेडमी जो थी भुवनेश्वर में, वो वीकेंड क्लासेस देती थी, तो इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया था। संडे का क्लास रहता था उसमें, क्योंकि 6 डेज कॉलेज रहता था तो वहाँ पे थोड़ा अच्छा रहता था। मैंने उसके बाद एफर्ट लगाया कि ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करा कि टेस्ट में एटलीस्ट 75% नंबर अगर आ जाए तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस मिल जाता था। मैं 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में मैक्सिमम कोर्सेज खत्म कर दिया था। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का शायद मशीनिंग का एक चैप्टर था और मेट्रोलॉजी का चैप्टर को छोड़कर 6th सेमेस्टर तक मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। 7th सेमेस्टर में सर प्लेसमेंट्स और उसके चक्कर में थोड़ा टाइम चला गया, मुझे पता था वो जाएगा वो टाइम, पर उसमें मैंने जो बचे कुचे पार्ट थे और बाकियों को रैप अप करके बड़ी मुश्किल से मॉक लगानी शुरू की। मॉक में सर मैंने जितने भी मॉक एग्जाम्स दिए उसमें ज़्यादातर नंबर अच्छे ही नहीं आते थे, बहुत सारा सिली मिस्टेक्स हो जाते थे। ऐसे 10 मार्क्स पहले पहले में 10 मार्क्स 12 मार्क्स के सिली मिस्टेक्स होते थे। फिर बाद में मैंने कुछ अलग अलग तरीके के पैंतरे आजमाए कि अब क्या कर सकते हैं, मॉक में ज़्यादा ही नहीं आता, मैक्सिमम शायद मेरा था 70 या 72 था, तो उससे मतलब और डिमोटिवेशन ये भी बढ़ रहा था कि अब हाथ में प्लेसमेंट्स भी कुछ नहीं है। तो मैंने एंड में ही डिसाइड किया कि अब मॉक देना ही छोड़ दूं। दिसंबर के बाद मैंने यही डिसाइड किया, 2 महीने थे। मैंने अपना स्ट्रेंथ्स पे फोकस किया, स्ट्रेंथ और वीकनेस पे मैंने वो शॉर्ट एनालिसिस कहते हैं ना सर, वो उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया। उसमें सर मैंने स्ट्रेंथ को होल्ड करके रखा और ये सोचा कि वीकनेस अगर थोड़ा डेवलप हो जाए, वीक वाला पार्ट मेरा फ्लूइड वाला पार्ट बहुत वीक था, फ्लूइड थर्मो, स्ट्रेंथ मेरा सर थोड़ा डिजाइन पार्ट में थोड़ा अच्छा था, प्रोडक्शन में थ्योरी में थोड़ा मैं वीक था। तो मैं सोचा कि जो मेरा अपना वीक वाला पार्ट है तो उसको थोड़ा डेवलप कर लूँ। और वही हुआ कि दिसंबर में मैंने बहुत मेहनत लगाई। शायद थ्योरी ऑफ मशीन्स वो एक सब्जेक्ट था, वो भी मेरे को अच्छे से क्लियर नहीं था, तो वो मैंने सीनियर से हेल्प लिया और उसके बाद एक भी मॉक नहीं दिया और डायरेक्ट सर मैं एग्जाम में जाके बैठा। आई वाज लकी, आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे 277 रैंक आ गए थे अपने पहले अटेम्प्ट में। तो उसके बाद सर बस यही फीलिंग आई कि मतलब अब तो हो ही जाएगा। तो बाद में मैं, अब तो कॉलेज फिनिश ही नहीं हुआ था, तो 2019 में पास आउट होने का था। अब मैं तो मज़े करने लगा। अब उसके बाद तो मुझे बस यही था कि हो ही जाएगा यार, 2018 में तो बच्चों का हुआ है तो 277 में तो होना ही है। तो मैंने ज़्यादातर टाइम वो अपने प्रोजेक्ट जो था उसमें बिताने को लगा दिए। और उसके बाद ऐसा था कि मई के महीने में वो एक साइक्लोन आ गया सर, उसमें फोनी साइक्लोन था, तो उसमें थोड़ा हमको पीछे ठेल दिया, लाइट वाइट चले गए 15 दिन तक, तो उसमें थोड़ा हिंड्रेंस हुआ। पर मेरा मोटिवेशन नहीं था कि मैं कुछ पढ़ लूँ या कर लूँ, तो मैं भटकता था कि इधर उधर की कहाँ से कुछ मिल जाए कि कुछ पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। यहाँ पे अपने कॉलेज से शायद एक ही सीनियर था जो वो गया हुआ था, पर उसने जो बोला तो मुझे, तो मैं उसी के क्वेश्चंस ही बार बार पढ़ रहा था, उसको जो पूछे गए थे वो क्वेश्चंस। मैं तो कुछ अदर सब्जेक्ट्स पढ़ भी नहीं सकता था, क्योंकि गेट जो एग्जाम होता है सर आपका, उसमें मेनली न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, उसमें ज्यादा फॉर्मूले याद रखने होते हैं, पर आपको इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। और मैं सर स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कि जो आपको एचआर क्वेश्चंस पूछते हैं वो बड़े कमाल के क्वेश्चंस होते हैं। अब पता ही नहीं चलता कि आपको क्या आंसर देना होता है और उसके बाद लगता है कि अपनी लग गई है। तो उसके बाद सर पीएसयू की जर्नी शुरू हुई, एक के बाद एक में देने गया। पहला तो शायद आईओसी का था, आईओसी का पहला अटेम्प्ट था। मैं सर आज एक स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा, आईओसी का इंटरव्यू मैंने दिया हुआ है 2019 में। आईओसी के इंटरव्यू में ऐसा होता है कि सर आपको पता नहीं चलता है कि आपकी कब कट गई है, आपकी रिजेक्शन हो गई है। बच्चे निकल के आते हैं हंस हंस के कि हाँ मेरा अच्छा गया है, और जब आते हैं आप तो आपको लगता है कि हाँ अच्छा गया, मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है।
जीडीबी लोगों को लगता है कि अच्छी गई हुई है। तो 2019 का जो पहला अटेम्प्ट था मेरे लिए कुछ ऐसा ही था। मैं जब जीडी में बैठा तो मैं सुन रहा था कि सबसे कि हाँ बस आप पहले बोल दीजिए जीडी में कुछ ओपन कर लीजिए, कुछ एक आध दो पॉइंट फेंक लीजिए तो हो जाएगा आपका जीडी में अच्छा नंबर। पर ऐसा होता नहीं है, लिटरली मैं बोल रहा हूँ। आपको कोई भी बोल ले कि जीडी में हो ही जाएगा, ऐसा होता नहीं है। बच्चे बहुत प्रिपेयर करके आते हैं, तो वहाँ पे आपका बोलने का कोई चांस नहीं है अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो। और इंटरव्यू की बात करें तो मेरे मेरे को लग रहा था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है, पर तब तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि सब्जेक्ट क्या पढ़ने। आईओसी का इंटरव्यू गया, उसमें तो खराब हुआ ही हुआ। उसके बाद इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का इंटरव्यू था, उसमें बहुत अच्छे चांसेस थे क्योंकि मेरे रैंक से कम रैंक के बच्चों का भी हुआ है। उधर भी कोई आइडिया नहीं था, मैंने खुद ब खुद अपने मन से कुछ आंसर बना के बोले थे, वो भी इंटरव्यू बहुत ही खराब गया था। उसके बाद सर ज़्यादा पीएसयू की वैकेंसीज नहीं थी और मेरे पास शायद ओएनजीसी का एक ड्रिलिंग का कॉल लेटर था। ड्रिलिंग में सर उसका इंटरव्यू देने ही नहीं गया था, तो उसमें फिर भी दिक्कत आ गई थोड़ी। और उसके बाद एनटीपीसी का यही एग्ज़ाम था जो कि अपना साइकोमेट्री टेस्ट था, और उसके बाद वहाँ पे भी मेरा रिजेक्शन हो गया था। तो सितंबर के एंड आते आते मेरे को ये था कि बस हाथ में अब कोई ऑफर नहीं था, फिर से बैक टू सेम स्टेट। और बस यही था कि अब करें क्या, अब यहाँ से तो निकलने की कोई मतलब रास्ता ही नहीं दिख रही थी। तो वो उस वक्त पर सितंबर का एंड का महीना था, शायद सितंबर 28 सितंबर 30 ऐसे होगा। तब उसके बाद उस वक्त मेरे पास शायद दो ही ऑप्शंस थे। एक स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज जो होता है अपनी ओपीएससी, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसका एक एग्जाम था, डीआरडीओ का एक एग्जाम था। मुझे बड़ी आस थी अपनी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम की, क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने अगर यहाँ तक कर लिए तो अब तो उसमें तो कुछ तो लग ही जाएगा। तो मैंने उसकी बड़ी ज़बरदस्त तैयारी की। 2 महीने मैंने शिद्दत से फिर से अपने आप को लगा दिया कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में लगा दिया, और एग्ज़ाम सा दिसंबर में था। उस बीच मैंने सारे वो जो क्वेश्चंस होते हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे जाते हैं, आंध्रा के, यूपी के, एमपी के, उधर उसको निकाल के किया और उसके बाद एग्जाम दे दिया। उसके बाद सर मैंने फिर से गेट की तैयारी करनी शुरू कर दी, क्योंकि गेट फेब के महीने में था। गेट और इसरो का दोनों में कंबाइंड तैयारी कर रहा था। गेट की तैयारी में सर मैंने यही रखा कि अब जो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था, उसमें मैंने ये किया कि शाम का वक्त जो था, जो शायद 6 से 9 का वक्त था, मैं वो टाइम पे गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। सुबह के टाइम में मैंने फॉर्मूला रिवाइज कर रखा था, और 20 के जो आफ्टरनून का टाइम था उधर पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। तो ये एक शेड्यूल सा बन गया मेरा रोज का, बस सब्जेक्ट से रोटेट करने लगा। तो इससे फायदा यह हुआ कि जब गेट के बाद जब ओपीएससी का एग्जाम खत्म हो गया, तो उसके बाद मुझे करीब करीब 30 डेज मिल गए जो अपना इंजीनियर इसरो का और गेट के लिए। तो मैंने इसरो का और गेट का वैसे भी कोई एग्जाम में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो मैंने वही गेट के क्वेश्चन ही करने लगा और मॉक टेस्ट थोड़ा कम दिया। और मुझे ये लगा कि सर एक अच्छी बात यह है कि गेट के एग्जाम में आप जितना कम पैनिक होंगे, आपका जितना प्रेशर अपने आप पर नहीं लेंगे, वो बड़ा फायदा होता है। क्योंकि आप अगर एकदम खुले माइंड से जाते हैं तो क्वेश्चंस आपके जल्दी बनते हैं, ये मेरा मानना है। क्योंकि 2019 में मेरे को बहुत प्रेशर था कि कुछ हुआ नहीं है, अब तो क्या ही होगा। तो 2020 में तो मैं ये सोचा कि अब खुले माइंड के साथ ही जाऊं, ज़्यादा कुछ नहीं, प्रैक्टिस तो जितना किया किया है, अब तो आता है, जितना आता है उतना आता है। और फिर उस वक्त सर मेरा RINL का इंटरव्यू आ गया था। सेम थिंग रिपीटेड अगेन, आईओसी और EIL अगेन रिपीटेड RINL में। पर RINL में मुझे हुआ ये कि इस बार चेयरमैन ने मुझे डांट लिया। EIL में चेयरमैन ने मुझे डांटा नहीं था, आईओसी में डांटा नहीं था, सब हंस के टाटा बाय बाय बोल दिए थे। RINL में मुझे ये पता चला कि इंटरव्यू में कुछ तो होता है यार, मतलब अब तो ऐसा नहीं है कि आप गए बैठ गए और हो गया, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता। चेयरमैन ने मुझे इतना डांटा कि बोला कि तुम्हारे अच्छे चांसेस थे सिलेक्शन के, पर तुमने यार इंटरव्यू में हमारा मूड खराब कर लिया। तो मुझे तब समझ में आया कि इंटरव्यू में तो कुछ करना होगा, अब तो मतलब गेट से कुछ बात नहीं बनने वाली। मैंने गेट का एग्जाम लिखा बस, और मैं चला गया ऐसे ही अपने गांव को। अब तो कुछ था ही नहीं,
गेट का एग्जाम भी मुझे लग रहा था कि मैंने खराब कर रखा है, और क्वेश्चंस तो इतने ही टफ आए थे पहले सेट में, तो मैंने कुछ और देखा नहीं, रैंक प्रेडिक्टर और आंसर शीट कुछ नहीं देखा। मैं डायरेक्ट रिजल्ट देखने गया तो उसमें मुझको 104 रैंक आया था। तो मैंने सर अब तो मैं तो पूरा मतलब मेरा माइंड तो एक सन सा रह गया कि अब कुछ तो हो गया है, अब 104 आ गए हैं तो हो ही जाएगा। पर उसके बाद कोरोना ने एक और साल हमें पीछे ठेल दिया कि आईओसी में वैकेंसीज रिड्यूस हो गई। इवन एनटीपीसी भी बहुत कम वैकेंसीज निकाली, जो 2-3 ही पीएचयू थी, और सर नालको में निकला था वैकेंसीज तो 3-4 ही पीएचयूज निकली थी। तो मैंने सर बस यही सोचा कि अब इंटरव्यू के लिए तो कुछ करना है। मैं बस इधर उधर भटकता रहा कि कहीं से इंटरव्यू के कुछ मिल जाए, मतलब रैंक तो ठीक है फिर भी कुछ तो हो ही जाएगा, पर इंटरव्यू और जीडी में आप अगर नहीं कर पाते हैं तो देन यू आर गॉन। वो क्योंकि अपना अपना पर्सनल क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। तो मैंने सर बस उसके बाद ये मतलब ये नहीं होगा कि यूरोपीडिया का प्रमोशन हो रहा है कोई एक ऐसा बोलेगा, पर मैं सही में बोलूंगा, सही में बोल रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल। अरे मैं बताऊं ना, जैसे जैसे अभी सिद्धार्थ ने बोला ना सर कि, और मैं भी बोल रहा था ना कि 56 रैंक आने के बावजूद भी मेरा कुछ टाइम तक तो मेरे को लग रहा था कि मतलब कहीं भी, पहली बार तो बीआईएस में कॉल ही नहीं आया, हाँ है ना। तो मेरे को लगा यार बीआईएस में कॉल नहीं आया, बच्चे 2 पीएसयूज एनटीपीसी और आईओसीएल, क्योंकि इन्हीं के फॉर्म भरे थे तब तक, और ओएनजीसी ने फॉर्म ही नहीं भरवाया अभी तक तो, हाँ हाँ है ना। तो मेरे को लग रहा था यार 2 ही चांस बचे हैं, 56 रैंक लाके भी कुछ नहीं होगा तो फिर और क्या जो हाँ, उम्मीद की बहुत जाए। बहुत डिप्रेशन था तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सर्च आउट करना का शुरू किया, तो ना थोड़ा ऑथेंटिक, सीरियसली बोल रहा हूँ सर, थोड़ा ऑथेंटिक मेरे को जो लगा यूट्यूब वीडियो से देख के, वो यूरोपीडिया का लगा हाँ इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। फिर मैंने भी साइट पे जाके थोड़ा सर्च वर्च किया कि क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया। और मैंने भी मैं बताऊं सर, मैं सॉरी सिद्धार्थ तुमको कट कर रहा हूँ, बट ना एक मेरा फ्रेंड है सर, है ना, उसका रैंक वैंक नहीं बताऊंगा मैं, बट इट वाज बिटवीन 300 to 350, ठीक है। और सर वो ईडब्ल्यूएस का है, लेकिन उसका पता है 0.02 मार्क्स से आईओसीएल में छूट गया। क्यों? क्योंकि वो मेरे को बोल रहा था यार मेरे को ना तेरी तरह ज्वाइन कर लेना चाहिए था इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। उसने प्रिपरेशन नहीं किया था, सेल्फ प्रिपेयर कर रहा था वो, ठीक है ना। तो वो मेरे से ये बोल रहा था बाद में, यार मेरे को ज्वाइन कर लेना चाहिए था। सही में वो मैं जब अगस्त के महीने में शायद मैंने ज्वाइन किया है यूरोपीडिया, तो अब ये प्रमोशन का कोई ये नहीं है, मतलब मैं जो है अंदर से बात बोल रहा हूँ, उसमें कुछ कुछ ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैं आपको अपनी आईओसी की मार्क्स ही बता देता हूँ। पहले अटेम्प्ट में मैंने शायद 2.6 या 2.5 मेरे जीडी में मार्क्स थे, और 6.5 शायद इंटरव्यू में मार्क्स थे। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या पढूं, कैसे पढूं, क्योंकि मैकेनिकल तो कोई छोटा सब्जेक्ट है नहीं, तो बड़ी स्ट्रीम है। तो फिर सीरियसली मैंने यूरोपीडिया ज्वाइन किया। उसके बाद बहुत ही अच्छे काउंसलिंग हुए। उसका फायदा ये मुझे हुआ कि मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आईओसी में मेरा जो सेकेंड टाइम का इंटरव्यू था, मैं अनफॉर्चुनेटली 0.025 मार्क्स से एक्सपेक्ट कर गया, क्योंकि वैकेंसीज इतनी कम थी और बच्चे भी बहुत थे। तो पर मेरे जीडी का परफॉर्मेंस अच्छा था, 3.4 जीडी में आया था, और इंटरव्यू में 7.5 थे, जो कि एक ठीक ठाक स्कोर माना जाता है आईओसी के इंटरव्यू के अगर देखें तो। उसके बाद एनटीपीसी का भी इंटरव्यूज में अच्छा गया। जीडी में मेरे को 3 मार्क्स आए थे, और इंटरव्यू में शायद 4.4 आउट ऑफ 10 आए थे। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि, इसका रिजल्ट ये हुआ कि आज मैं एनटीपीसी में वेटिंग लिस्ट जब निकली हुई तो इसमें सिलेक्टेड हो गया हूँ। और बीच में मैंने 2 इंटरव्यूज और दी, नालको की तो रिजल्ट आई नहीं है, उसमें भी अच्छा गया, होप थोड़ा अच्छी है। और बीच में एक और दिया था एनटीपीसी झाझर का इंटरव्यू, जो कि 2019 के थ्रू गेट के थ्रू निकली थी, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये थोड़ी अच्छी बात रही कि मेरे को इंटरव्यू गाइडेंस और अपना जो मेहनत था मिलजुल के आज भगवान की कृपा से एक स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया कि मैं अब सर उठा के जी सकता हूँ बस। सर पहले इसको एनटीपीसी वालों ने बुलाया नहीं, उसके बाद 19 के थ्रू ही बुला रहे हैं और 20 के थ्रू बुला रहे हैं। सिद्धार्थ कैसा फील हो रहा है भाई? अब तो सर बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। पहले तो मैं बताऊंगा, क्योंकि 2 दिन पहले मेरे को एनटीपीसी झाझर से कॉल आया था, और आज तो एनटीपीसी से ही कॉल आ गया। तो बोलते हैं ना कि जब मिलता है तो छप्पर फाड़ के मिलता है। हाँ सर, ये नींद अच्छी आएगी सिद्धार्थ को।
सिद्धार्थ इज टॉप ऑफ द वर्ल्ड नाउ. अब अभी नालको का भी आएगा सिद्धार्थ. यू आर फ्रॉम उड़ीसा एंड यू विल गेट फ्रॉम नालको आल्सो. नालको इज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन आल्सो. होपफुली. अच्छा, अब क्योंकि यार तुम्हारा वैसे बहुत अच्छा, इट्स गुड एक्चुअली, क्योंकि स्टूडेंट्स कैन आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद यू कि हम स्ट्रगल करें. जैसे आप दोनों का ही जो लगा, जैसे अपूर्व तो 2018, 19, 20 में ग्रो करता रहा. अपूर्व जॉब भी किया उसने प्राइवेट, और वीआईटी में आई नो के अंदर क्लासेस चली और डिफिकल्टी बताई उसने. और आपका भी सिद्धार्थ जैसे 4th सेमेस्टर से यू वर टेलिंग के आपने तैयारी स्टार्ट कर दिया था. यू नो, अगर मेहनत करोगे ना तो लाइफ में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता. बट एक सबसे बड़ी ट्रबल है परसिवियर करना अपने आप को, परसिस्टेंस आपको, और पॉजिटिव होके चले रहना. दैट इज अ वेरी बिग थिंग एक्चुअली. सर पता है ना, ये सब ना सर ऐसे किताबी बातें लगती हैं. हाँ. पर आप अगर सही में कुछ अचीव कर लिए हो ना, और आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि आपने सही में ये सब चीज की है, तभी आप यहाँ पहुंचे हो. अब मैं एक एग्जांपल छोटा सा दूंगा तुम्हें. जैसे अभी आप पीएसयू में दोनों हो गए हो, जो बहुत सा इंडिया एस्पायर करता है बच्चे, लेकिन ऑब्वियसली यार हर कोई जा नहीं सकता. पीछे क्या हुआ, कुछ एक एग्जाम्स जैसे आईपेट वगैरह का तुम जानते हो निकले, और सीआईआई ने बोला कि हम जॉब्स देंगे बच्चों को. बच्चों ने लिखा भी. अब तुम देखो कि यार हर कोई पब्लिक सेक्टर नहीं जा सकता, तो एक प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी है. उन्होंने 20 जनवरी को एग्जाम का रिजल्ट निकाला, और अभी 20-25 फरवरी हुआ, एक मंथ हुआ है. पीपल हैव स्टार्टेड गेटिंग सो इम्पेशेंट. मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि इम्पेशेंट मत हो. लिखा है एग्जाम, वेट करो और तैयारी करते रहो. अब ट्रबल पता कहाँ आ रहा है, और जो मैं आपसे भी हेल्प चाहूंगा इस डायरेक्शन में. ट्रबल ये आ रहा है एज अ टीचर, एज अ मेंटर फॉर मी. ट्रबल ये आता है कि बच्चे इम्पेशेंट बहुत हैं, कि जैसे अगर मेहनत की थोड़ी सी और नहीं मिला तो डिमोरलाइज हो जाते हैं. एंड आई कीप ऑन टेलिंग देम कि यार होप रखो, बी पॉजिटिव. नेगेटिव फेजेस आते हैं, डिमोरलाइजेशन होता है, लेकिन लगे रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा तुम लोगों की लाइफ में भी, जब तुम्हें लगा होगा यार क्या चल रहा है, व्हाट इज दिस. But then next time you started again putting effort, and that is something which is required for success. कि लगे रहना और fight करते रहना, that is something which is required for success. Now I want you to tell in this direction what is your opinion. Siddharth, first you. सर मैं तो अपनी पर्सनल बोलता हूँ. जब मैंने पहली बार 277 के बाद थोड़ी लीनियंट रह गया कि चीज क्या कि इधर उधर से कुछ मटेरियल मिल जाए, कहाँ से पढ़ लूँ. पर 2019 के सितंबर के एंड में जब मेरे हाथ में कुछ नहीं था और सब के रिजल्ट्स निकल चुके थे, तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब कितना रैंक अच्छा रहेगा. तो उसके बाद मैंने शायद 2-3 दिन अपने आप को बस ऐसे ही थोड़ा मैं रिलैक्स करने के लिए मैं घूमने चला गया. और घूमने के बाद मुझे ये समझ में आया कि अब कुछ सोचूंगा नहीं, बस आगे जो होगा वो होगा. अब बस अटेम्प्ट ही करना है. तो अब तो लिखना ही है, फिर से गेट लिखना है, ओपीसी का एग्जाम लिखना है. बस अपना एफर्ट 100-150. अब रिजल्ट जब देना होगा, जब आना होगा वो आ जाएगा. उसमें तो कुछ ऐसा नहीं है कि आ जाएगा तो आज ही मतलब सुपरस्टार बन जाएंगे. तो जब भी आएगा तब भी अच्छा ही है. तो मैं बस उसी डायरेक्शन में चला गया कि अब मतलब मेहनत करने जाना है. अब जब रिजल्ट आएगा तब तो आएगा ही. तो मैं उस वही आइडिया लेके चलता रहा सर. और उसी का ही शायद ये था कि मैं गेट में 104 रैंक आ गया सर. ग्रेट. अपूर्व, फ्रॉम योर साइड, हाउ टू मोटिवेट पीपल? सर अब एक्चुअली क्या मैं बोला ना सर, ये सब किताबें बातें लगती हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ सर, जैसे मतलब आपको सर पढ़ना ही पड़ेगा, कोई और चारा ही नहीं है भैया. अल्टीमेटली गेट में वो क्वेश्चन पूछने वाले हैं और आपको उसका सोल्यूशन निकाल के देना है, दैट्स इट, है ना. तो पढ़ना तो पड़ेगा. और जब हम बोलते हैं पढ़ना पड़ेगा, मतलब पूरा इंडिया कंपटीशन देने वाला है ना आपको, तो कम से कम 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा. कोई और चारा ही नहीं है आपके पास, है ना. तो अब ऐसा तो है नहीं अब मैं आज से अगर स्टार्ट कर रहा हूँ तो एकदम से 10 घंटे बैठ जाऊंगा. तो मतलब ठीक है, आप 2 घंटे से स्टार्ट कर सकते हो, है ना. 2 घंटे से स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे बढ़ाओ. लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 ही घंटे रखा, या फिर आप ये बोल रहे हो यार ये कैसे हो सकता है 10 घंटे तो नहीं हो पाएगा, ऐसा बोल रहे हो ना, तो नहीं हो पाएगा. मतलब उससे नहीं चलेगा, 10 घंटे देना ही पड़ेगा. और तो सर मैं बताऊं, चलो ये तो हो गया कि कितना देर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. दूसरा एक रहता है कि जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे होते हो ना, तो मार्क्स कम आते हैं, तो आपको लगता है कि
ये सही है। मार्क्स कमा रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम में क्या होगा। तो मतलब मैं बताऊं सर, मेरा जो है जनवरी 28 को मैंने टेस्ट सीरीज दिया था, लास्ट पेपर दिया अपना फुल मॉक वाला। मैंने सोचा इसके बाद कुछ नहीं दूंगा। 1 तारीख को मेरा पेपर था, 1 फरवरी को। तो 28 जनवरी को मैंने पेपर दिया, मेरे मार्क्स आए 66। मैंने कहा मतलब वो एक्चुअली पेपर बहुत डिफिकल्ट था, बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट था वो पेपर, और अनफॉर्चुनेट मैंने वही पेपर दे दिया उस दिन। 66 मार्क्स आए। तो मैं थोड़ा तो मतलब मेरे को मन को धक्का सा लगा एकदम, पर फिर मैंने कहा चलो ठीक है। मतलब मैं बताऊं सर, मेरे मैक्सिमम जो टेस्ट सीरीज में है ना, मैनुअल में, वो मॉक में, सॉरी मैनुअल कह रहा हूँ, मॉक में, वो मेरे मैक्सिमम अभी तक 78 आए हैं। ठीक है ना। तो लेकिन क्या है कि मैं अपनी ना गलतियों को लिख लेता था, और ये मान के चलता था कि ये क्वेश्चन अब आ गया तो उसको तो गलत नहीं करके आऊंगा। हाँ, ये कहता है ना भाई, क्योंकि भैया आपके लास्ट जो टेस्ट सीरीज दे रहे हो, लास्ट हो चाहे फर्स्ट हो चाहे बीच का टेस्ट सीरीज हो, अगर आपके 100 में 100 आ गए तो भी आप गेट तो नहीं पार किए ना। गेट का एग्जाम तो वही होने वाला है 1 फरवरी को, 2 फरवरी को, जो भी है। अगर आपका टेस्ट सीरीज बहुत ही बेकार जा रहा है, आपको कुछ भी नहीं आता, और बाई चांस बाई लक मैं तो कह रहा हूं, अगर आपके 90 प्लस आ गए गेट में, यू आर सेलेक्टेड। है ना, और आपको सब कुछ आता है और फिर भी आपने गेट में बेकार परफॉर्मेंस दिया, तो यू आर नॉट सेलेक्टेड। तो इसलिए वही 3 घंटे में मैटर करता है, और टेस्ट सीरीज में क्या मार्क्स आ रहे हैं, या फिर आपको कितना नॉलेज है, या फिर कुछ छूट रहा है नहीं छूट रहा है, वो सब मैटर नहीं करता है। एट द एंड मैटर करेगा कि 3 घंटे में आपका माइंडसेट क्या था, है ना, और जो आपको आता था आप उतना करके आए हो कि नहीं करके आए हो। अगर आपको 60 नंबर का आता है तो आप गारंटी करके चलो कि आप 60 नंबर तो लाओ ही लाओ। ठीक है ना। अच्छा, और एक चीज और तीसरी, कि जब एग्जाम में बैठा था ना सर मैं इस बार 2020 में, तो मतलब ये मैं पहले से सोच के गया था कि एक क्वेश्चन है स्क्रीन पे और पूरा फोकस उस पे, मतलब बगल में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, कुछ नहीं। टीचर अगर आपको नाम कह के भी बुला रहा है ना कि अपूर्व मित्तल प्लीज साइन दिस पेपर, तब भी मत देखो उसकी तरफ, यू एंड योर क्वेश्चन, दैट्स इट। है ना, जब तक वो आपके कंधे पे आके ना बोले ना अपूर्व मित्तल यहाँ साइन करिए, आपका थंबप्रिंट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तब तक आप मत देखो मुड़ के, क्योंकि वो उसका हेडेक है। सही बता रहा हूँ, वो उसका हेडेक है। आपका हेडेक ये है कि आप पेपर पे जो क्वेश्चन लिखा है सामने उसको सॉल्व करके करेक्ट आंसर निकाल के लाओ। सही है। तो मतलब एकदम फुल फोकस के साथ। और मेरा तो पेपर सर 2 घंटे 15 मिनट में खत्म हो गया था इस वजह, इस स्ट्रेटजी। हेलो, आवाज आ रही है ना सर? यस, आ रही है। हाँ, तो मेरा पेपर 2 घंटे 15 मिनट में खत्म हो गया था इस स्ट्रेटेजी को यूज करके, और हाँ कंसंट्रेशन को करके। और मेरे को बाद में बाहर आके पता पड़ा कि इस साल का पेपर बहुत टफ है। इस बार भी मतलब 79.55 मार्क्स आए मेरे, तो मुझे तो लगा था कि 200 के आसपास कुछ रैंक आएगी, है ना। और मैं तो ये मान के चल रहा था कि इतनी सीट्स कम थी ना कि एमटेक कुछ मिलेगा, इससे ऊपर कुछ नहीं मिलेगा मुझे। तो फिर बाद में पता पड़ा कि डबल डिजिट ही रैंक आ गई, तो फिर तो अलग ही बात थी। क्या तो मेरा मतलब अल्टीमेटली जिस्ट ये है कि सब कुछ वो 3 घंटे पे डिपेंड करता है। अगर आपको 60 नंबर का आता है, 70 नंबर का आता है, तो आप मेक श्योर करो कि आप उतने मार्क्स कम से कम लेके आओ पूरे। जरूरी नहीं आप 90 प्लस ही मार दो एक बार। एक पॉइंट सर मैं ऐड करना चाहूंगा बस। एक पॉइंट ये कि सर 3 घंटे का एग्जाम होता है, पर प्रिपरेशन रहती है बहुत सारी। जैसे अपूर्व ने बताया कंसंट्रेशन वाला पार्ट, वो बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। मैं इस पर बस एक ऐड करना चाहूंगा। आपकी जो सिली मिस्टेक्स होती है एग्जाम में, मैंने 2 बार दिया हुआ है, बहुत ही फ्रिक्वेंट होती है, और इतनी फ्रिक्वेंट होती है कि आपको पता ही नहीं चलता। तो उसमें ये होता है कि नंबर आपके बेकार में जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके रैंक वैसे ही खराब होना शुरू हो जाता है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो एक टाइम पे एक क्वेश्चन, ये सर स्ट्रेटेजी बहुत ही बढ़िया है। और मैं ये एक ऐड करना चाहूँगा कि आप एक क्वेश्चन में जो दिया है, आप हमेशा क्या होता है कि हम जब क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो नॉर्मली उसे पढ़ते नहीं है, ऊपर ऊपर का कुछ पढ़ते हैं, कुछ डाटा दे देता है, बस उधर यूनिट्स निकाल के डाल देता है। मैं ये स्पेशल कंसर्न में बोलूँगा कि आप यूनिट्स देखें और क्या दिया है और क्या पूछा है। एज्यूम मत कर लेना, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो उसको क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से पढ़िए, और उसके बाद आपके जो स्टेप्स हैं उसको लिखने से सर आपका एरर बहुत ही घट जाता है। अरे यहाँ पे जैसे अभी बोला ना, तो कंसंट्रेशन का मेरा कहने का मतलब ये था, जैसे क्योंकि मैंने देखा है ना सर 3.5 मिनट ऑन एन एवरेज मिलता है आपको गेट एग्जाम में, आराम से। हाँ, ऑन एन एवरेज। और आप इंग्लिश क्वेश्चन देख लो,
और मैथ एप्टीट्यूड वगैरह, एप्टीट्यूड के, मैथ के नहीं, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखो तो विद इन 15 मिनट्स वो 10-15 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं। तो टाइम की तो कोई कमी नहीं है गेट के पेपर में एग्जाम क्वेश्चन के लिए। तो मतलब मैं क्या करता था ना सर, मैंने एग्जाम में भी यही किया था और अपने मॉक टेस्ट में भी ये प्रैक्टिस किया था कि अगर मुझे 225 into 42.43 करना है तो मैं 225 into 42.43 अंडरलाइन करके लिखता था अपने पेपर में, ताकि जब मैं कैलकुलेटर में कर रहा हूं तो वो पॉइंट मिस ना हो जाए। या फिर सपोज मल्टीप्लाई बाय 10 करना है तो जनरली हम क्या करते हैं कि 0 तो लगाना है, मैं बाद में लगा दूंगा फाइनल आंसर में, लेकिन नहीं, उसको लिखो into 10 और उसका आंसर भी लिखो वहां पे, ताकि क्योंकि बहुत एकदम सर रह जाता है वो 0। मैं तो बता रहा हूँ ना सर, मेरे इतना कंसंट्रेशन करने के बाद भी 6 नंबर 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन मेरे सिर्फ इसलिए गलत हुए हैं क्योंकि आंसर था 223.4 और मैं लिख के आया 22.43 आंसर। वही मेरे 3 क्वेश्चन इस चक्कर में गलत हुए हैं सर, 6 नंबर के। तो मतलब समझ लो इस बार तो मतलब सिंगल डिजिट रैंक था मेरे ख्याल से, अगर 6 नंबर और होते तो। चलो आप लोगों ने यार जो इन्फॉर्मेशन दिया है ना, वैसे कई लोग स्ट्रेटेजी बताते रहते हैं खड़े होके, इंक्लूडिंग पीपल लाइक मी, कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, बट व्हाट यू हैव सेड आई थिंक दैट इज रियली वैल्यूएबल फॉर स्टूडेंट्स, कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करो, क्या उसमें बोलो। दीज आर द थिंग्स एक्चुअली, दिस डायरेक्ट वर्ड्स फ्रॉम पीपल लाइक यू जो रिसेंटली पेपर जिन्होंने दिया है। सो आई एम श्योर कैसे सिली मिस्टेक्स प्रिवेंट करनी है, कंसंट्रेशन वाला पॉइंट जो बताया पूर्व ने, दे आर वेरी वेरी वैल्यूएबल, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। And you know, Siddharth, I miss you in the GD sessions. I think there are so many GDs in which you and Apurv were sitting together and we were having. सर मैं बताऊं सर आपको, अच्छा बहुत लंबा सेशन हो गया हम लोग का, बट आई वुड लाइक टू एट दिस पॉइंट, मैंने पूरा जितना भी प्रैक्टिस किया है ना सब सिद्धार्थ के संग किया था, है ना। और तो सर सिद्धार्थ क्या है कि एकदम से मतलब आप टॉपिक दो और स्टार्ट बोलो तो सबसे पहले सिद्धार्थ फूटेगा, है ना, और वो कोई और को चांस भी नहीं देगा, बोलने नहीं देगा, किसी को बोलने नहीं देगा। मैंने कितनी बार प्रैक्टिस किया उस चीज का कि इसको टोकू बीच में और पहला अपना पॉइंट डालो, बट ठीक है चलो वो तो प्रैक्टिस की बात होगी। मैं कल इस वीडियो के साथ ना तुम्हारा वो जीडी भी डालने वाला हूँ कोई। तो सुनिए तो सर मजे की बात तो अब है ना, मैं गया आईओसीएल के इंटरव्यू में और मेरे को क्या दिखता है, ही इज इन माय पैनल। और तो सिद्धार्थ मतलब फिर ही इज इन माय पैनल, फिर मैंने जो है मैंने इससे बात की, है ना, और बाकी के वी वर टोटल 7 पीपल इन द पैनल, मैं सिद्धार्थ एंड अदर 5। अब मुझे बाकी 5 से कोई मतलब नहीं है, है ना। मैंने बोला भाई सिद्धार्थ तू स्टार्ट करना, तो मैं नहीं टोकूंगा। मैं सर जीडी का शुरू कर दिया और अपूर्व ने जीटी का शुरू कर दिया सर। अच्छा तुमने डिसाइड कर लिया कि जीडी मेरा जीटी तेरा है। ये सर वो जीडी में बिल्कुल टोका नहीं मुझे, मैंने भी जीटी में बोल दिया कि भाई ये तो पक्का लेगा मुझसे, पक्का है, मैं भी छोड़ लिया। चलो सही। नहीं आई रिमेम्बर आप बहुत से जीडी सेशन में यू पीपल वर टुगेदर, आई नो दैट एंड इट वाज रियली फन। मैं डालने वाला हूँ कल, और एक तुम्हारे तो मॉक इंटरव्यूज की रिकॉर्डिंग्स है, आई विल पुट दैट आल्सो and this entire recording, this interaction with you is going to be very very valuable for students. सर मैं एक और बात ऐड कर लेता हूँ, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि मैंने यूरोपीडिया में 3 मॉक दिए, मैंने शायद एनटीपीसी का दिया, आईओसीएल में दिया और नालको में दिया। पहले एनटीपीसी में दिया तो मुझे मेरा मॉक तो बहुत ही खराब हुआ था, तब तो एनटीपीसी में देखे इंटरव्यू तो मुझे लगा कि अच्छा गया। तो आईओसीएल में मुझे ये समझ में आ गई थी कि यूरोपीडिया में थोड़ा डिफिकल्ट पूछेंगे और आईओसी में तो उससे आसानी पूछने वाले हैं। और आपको और तो और अपने टॉपिक्स भी मैच करके दे भाई, बहुत मैच करके थे जीडी के टॉपिक्स, इवन इन एनटीपीसी में भी और आईओसी में भी जीडी के टॉपिक एज इट इज। तो सर वो तो जीएसटी वाला टॉपिक डायरेक्ट आ गया था, आपने दिया था। अरे अभी इसको बंद करते हैं ना तो लोगों को लगेगा मैंने तुम लोगों को सिखा के बैठाया इधर। हाँ सर वो तो मैं वो कह रहा हूं, चल रही है। मैं कह रहा हूं सर बहुत लंबा सेशन हो गया, नहीं तो हम लोग बात करने बैठेंगे तो कल सुबह। चलो आई एम रियली हैप्पी। अभी ये तुम्हारा वीडियो डलेगा और स्टूडेंट अगर कुछ उनका क्वेरीज वगैरह होगा तो आंसर कर देना। Definitely sir, definitely. चलो यार, congrats to both of you once again and I wish you all the very best for rest of your life and career. Thank you sir, thank you very much. Thank you sir. Thank you. Good night. Good night sir.